सो जैसा कि मोनिका मैम हमारे साथ हैं गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत दुख की बात है कि 20 मार्च को हमारी जो हमारी बराबरी थी, लाइक जस्ट 47, वो नहीं रही। और ये दुख बहुत बड़ा है बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर जब डायग्नोस हुआ तभी वो 4th स्टेज में था, आज से 3 साल पहले। तो द क्वालिटी ट्रीटमेंट और सारा जितना मैं नेचुरोपैथी कर सकती थी प्लस मेंटल सपोर्ट, इन सारी चीजों के साथ हम उन्हें 3 साल कर पाए। मोनिका मैम का साथ में सानिध्य रहता है और मैं चाहती हूँ आगे रहे और ज्यादा अच्छे से। इसलिए मैम हम लोग हर महीने की 6 तारीख को एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी प्रोग्राम करते हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए। उसका कुछ ऐसा आया दिमाग में कि हमने क्लब 35 नाम रखा कि 35 इज द एक्यूरेट स्टेज जहाँ पर हम भाग रहे होते हैं, नहीं लाइफ में भाग रहे हैं सिर्फ। तो उस समय अगर हम लोग अपने आप के लिए अवेयर हो तो शायद मेनोपॉजल कंडीशन और इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ना 45 के आसपास, वो थोड़ी स्मूथली हो जाएंगी। तो वो मेरा काम है थोड़ा अवेयरनेस करना, अवेयरनेस पता तो होगा, पहले से पता होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। जितने भी कोटी पहने हुए लोग हैं ये सब हमारे लायंस क्लब के हैं। मैंने लायंस क्लब आस्तित्व ज्वाइन किया हुआ है, तो हम सब लोग आस्तित्व के मेंबर हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी बात भी ज्यादा लोगों तक जाती है, ये थोड़ा मोटो रहता है। अभी हमारे पास, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोविड के टाइम पे कनेक्ट किया लोगों को, तो ये पब्लिक भी हमारी मतलब वेल विशर है और हम इससे भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे क्लासेस भी चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ मोनिका मैडम है गायनेकोलॉजिस्ट, तो जितने भी लोग जुड़े हैं ये सेशन आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। तो नमस्कार चंद्रा जी, आप सभी को नमस्कार। तो आप लोग साइलेंटली म्यूट कर लें अपने आप को और इस सेशन को समझें और देखें। मोनिका मैम स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लेवल से शुरू करें, कैंसर से शुरू करें, कैंसर की पहले से शुरू करें, पहले से ना, दैट इज मच इजी। तो थोड़ा सा इजी करके चलते हैं कि पहले से शुरू करना तभी आसान लगता है जब आपको बात का कॉन्सिक्वेंस पता हो, है ना। किसी चीज का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आजकल काफी कॉमन हो गया है। कॉमन इसलिए हो गया है, पता जल्दी चलने लगा है। इंडिया में और बाहर की कंट्रीज में जो मेजर डिफरेंस है, इट्स द मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में। दो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स का, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कॉमनली लेडीज के लिए स्पेसिफिक। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका पहली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा और आप उसको ट्रीट करवाएंगे तो आपके 90% से अबव चांसेस है सर्वाइवल। सेकेंड स्टेज में है तो भी अच्छे हैं, 70 to 80%। थर्ड स्टेज में कम हो जाता है, 60%। फोर्थ स्टेज में 21%, खाली 21% में से 21 लोग ही सरवाइव कर पाएंगे आफ्टर ट्रीटमेंट। ये मैं सर्वाइवल रेट आपको तब बता रही हूँ जब आपको पता चल जाए और आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें। और थोड़ा सा क्या होता है, जैसे ये एज ग्रुप बहुत यंग एज ग्रुप नहीं है, तो अब 40, 45, 50 वाला एज ग्रुप है अब। लेकिन जिनको जल्दी, जैसे मैम ही बता रही है कि इनके सिस्टर इन लॉ थी, ये काफी यंग एज ग्रुप में थी, इनका ऑनसेट हुआ होगा तो इनका ज्यादा सिवियर था। जितनी एज कम होगी, सपोज आपके घर में कोई यंग लेडीज है, बहुएं हैं, डॉटर्स हैं, कोई भी है 20 साल से ऊपर है, कुछ भी है, किसी को भी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो उसमें हाई रिस्क ज्यादा है। जो आप लोग का एज ग्रुप है उसमें अगर पता भी चलता है तो उसका सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का ज्यादा अच्छा होता है अगर जल्दी पता चले। एक ये कॉमन चीज होती है। दूसरी चीज ये है कि आप सब बैठे, नॉर्मली आदमी को ये पता, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारी ब्रेस्ट दिखती कैसी है। कोई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेस्ट कैंसर ढूंढ रहे हैं। आप पहले मिरर के सामने खड़े होइए, खड़े होके फील करिए, लेट के फील करिए, जिस टाइम आपको कंफर्टेबल हो, जिस टाइम आपको इजी लगे, ड्रेसिंग टाइम पर, बाथिंग टाइम पर, किसी भी टाइम पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी नॉर्मली दिखती कैसी है। जब पता होगा दिखती कैसी है तभी आपको आइडिया लगेगा। आप बस मिरर के सामने आपको खड़े होकर खाली ब्रेस्ट को पूरा नहीं देखना है, निप्पल आप नॉर्मल देखिए, पोजीशन हमारी रेगुलरली रहती कैसी। एक होता है हमारी थोड़ी सी राइट साइड में डेविएटेड रहती है मैम, किसी की थोड़ा बीच में है। ये आपका सबका अपना है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। अपनी जिस एज में भी आप लोग हैं, सबसे पहले मिरर के सामने खड़े होकर एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। कहते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सेल्फ, अपने आप। जब आप थोड़े दिन देखेंगे कि हाँ ये हमारी रेगुलर पोजीशन है, आप हर महीने देखिए, रोजाना देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, है ना। एक पेड़ पे पत्ता उगता है,
आप अभी देख रहे हैं छोटा सा होगा, 15 दिन बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसी सेंस में पहले आप नॉर्मल सब लोग ऑब्जर्व करिए, मिरर के सामने खड़े होकर, व्हाट इज द लुक ऑफ आवर। जब आपने देख लिया, उसके बाद आप फील करिए। फील किया, फील करना मैं आपको थोड़ा बताऊंगी अभी, फील कैसे किया जाता है। नॉर्मली आपने अपनी राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट को फील किया। फील करने के बाद आप उसको हर महीने ऑब्जर्व करें। जैसे जो आपके 30 इयर्स अबव, 20 और 30 में तो सेल्फ है, मतलब आप खुद ही करिए। 30 ईयर्स से अब ये होता है कि खुद भी करिए, और एक बार किसी एक्सपर्ट से जाके, महीने में तो जा नहीं सकते हैं, कभी 6 महीने में एक बार जाके एग्जामिन करवा लीजिए, क्योंकि मेरा देखा हुआ और आपका देखा हुआ कुछ फर्क होगा। लेकिन आपके देखे हुए में क्या फायदा होगा कि अगर आपको अपना नॉर्मल पता होगा तो आपको थोड़ा हिंट लग जाएगा कि अब मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं जाके दिखा लेती हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा ये कि एक बार खुद देखना सीख जाए। अगर आप साल भर भी कर रहे हैं तो एक बार जाके एग्जामिन करवा लीजिए। डॉक्टर देखने का कहेगा बढ़िया, तो आपको भी लगेगा जो मैं देख रही हूँ वो सही। ये नंबर 1 थिंग हो गया। उसके बाद बैठ के देखना, लेट के देखना। बैठ के देखना भी आसान चीज है। लेट के ये होता है कि जो लोग थोड़े हैवी होते हैं, जिनकी ब्रेस्ट थोड़ी हैवी होती है, फैटी होता है, जैसे आपके यहाँ फैट होता है वैसे ब्रेस्ट में भी फैट होता है, तो लेट के थोड़ा आदमी और थोड़ा आराम से देख लेता है। आपको देखने में ब्रेस्ट देखना है, निप्पल देखना है, उसको दबा के देखना है कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। 3 चीजें तो मस्ट है। खाली शक्ल नहीं देखनी है, आपको राइट लेफ्ट देखना है, और उसके बाद आर्म पिट देखनी है। दोनों चीजें यहाँ पे जैसे नॉर्मल चीज। इसके बाद आता है कि ये सब चीजें सिर्फ पता करने के लिए कि नॉर्मल क्या है, इससे हम कोई कैंसर नहीं पता लगा रहे। अगर कैंसर बनना भी शुरू होएगा तो वो माइक्रोस्कोपिक होएगा, मतलब जो दिखेगा वो आपको नहीं महसूस होएगा। आपको सिर्फ गांठें, छोटे मोटे लम्प्स महसूस हो सकते हैं जो पेन नहीं कर रहे हैं। आप अगर मिरर में देख रहे हैं, थोड़े दिन बाद आपको लग रहा है कोई रेडनेस है, कोई रैश है, कुछ है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब एबनॉर्मल देखना, आप सब सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने थोड़े दिन में देखा मिरर में कि देखने पे ही आपको लगा कहीं रेडनेस है, कोई अजीब सा पोजीशन चेंज है, निप्पल थोड़ा अंदर खिंच रहा है, या कोई दिक्कत है। ये सब चीजें जब आप साल भर नॉर्मल कर लेंगे तब आपको अगले साल कुछ ऑब्वियस होंगी। अगर किसी को भगवान करे ऐसा ना हो, कोई प्रॉब्लम ऑनसेट है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर उसके बाद साथ के साथ आप गांठें आपको फील करके ही पता चले। हमेशा ब्रेस्ट को जब एग्जामिन करते हैं इन 3 फिंगर से करते हैं, और कभी भी ऐसे पकड़ के नहीं करते। ऐसे 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 पकड़ेंगे तो हमेशा वो लंबी लगेगा कि हमें यहाँ भी गांठे, यहाँ भी गांठे, यहाँ भी गांठे। ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ उसको फील करेंगे, अभी हम बता देंगे कैसे। बस ऐसे ऐसे करके फील करना होता है, उसमें ही बहुत कुछ आइडिया लग जाता है। फ्लैट ऑफ द हैंड, ये सिर्फ आपका नॉर्मल पता चलता है। दूसरी चीज, अब जो नेक्स्ट आता है कि मैम ये तो हमारा काम हो गया, अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के लिए ये कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप बिल्कुल सही अवस्था में है तो 20 से 30 या 30 से 40 इयर्स में आप अल्ट्रासाउंड करवा, वो अच्छा तरीका है। आज की डेट में इजी मोडालिटी है, आप कहीं भी जाएंगे आपको वो मिल जाएगा। आपको कुछ लगा, आपने फील किया, आप जाके अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। कभी कभी जब आदमी इतना एक्सपर्ट हो जाता है तो वो खुद ही जाके करवा सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा डिक्टम नहीं है कि नहीं डॉक्टर की जरूरत है, आप जाके करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अगर 40 इयर्स से अबव है तो मैमोग्राफी। जैसे लोग नॉर्मली सुनते हैं कि मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, 40-45 तक अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा होता है, उससे अबव मैमोग्राफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। मैमोग्राफी आप 45 से अबव ईयरली बेसिस पे करवा सकते हैं। उसके बाद अगर सब सही है तो ईयरली बेसिस पे आप फॉलो करते रहिए, और साथ के साथ अगर सही है तो क्या करते रहिए, नंबर 1 कि आपकी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आपको जरूर रखनी है। कम से कम 3 घंटे हफ्ते में ब्रिस्क वॉक जरूर करनी। 3 घंटे निकाल के, अब आप उसे डिवाइड करके करिए अपनी सहूलियत के अनुसार, डे टू डे करिए, कैसे भी ब्रिस्क एक्सरसाइज करिए। नॉर्मली जिसके लिए मैम है कि कोई प्रॉब्लम है नहीं है, अगर प्रिवेंशन है तो इनका ही सबसे अच्छा रोल है। हम लोग तो ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे आ जाते हैं, आप लोग कभी कोई ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे नहीं होगा। लेकिन ये कि इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो आदमी को जिंदगी भर बाहर का खाया नहीं, उसने तो कभी मतलब पॉल्यूशन में पार्टी नहीं लिया, वो तो घर में ही रहा, उसको कैंसर हो कैसे हो गया, या नहीं,
हो सकता है भाई आप अंडर द सन रह रहे हैं, सन में भी रेज है, हार्मफुल रेज है, तो कोई भी एक्सपोजर हो सकता है। जिस आदमी ने इसका कंपैरिजन ये नहीं कि हम ये सब ना करें, ये सब ये कि आपकी बॉडी, अगर आपको प्रॉब्लम होती भी है तो आपकी बॉडी ज्यादा फिट होगी उस प्रॉब्लम को फेस करने के। जो ये रोल है योगा का, एक्सरसाइज का, खाने पीने का रूटीन चेंज करने का, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है सिर्फ इस चीज में कि अगर बीमारी हो गई तो आप उससे फाइट इतने अच्छे से कर पाएंगे कि जैसे आदमी को लगता है मैं अब कैसे उठूंगा, कैसे आप उस चीज को कर पाएंगे। मेरे फादर है, चलते फिरते थे, अच्छा खासा घर का खाना, उन्हें प्रोस्टेट कैंसर एक्सीडेंटली डायग्नोस हो गया, वो भी हम ही लोगों के यहाँ हुआ। उनकी सर्जरी हुई, रोबोटिक सब चीजें, ही इज डूइंग फाइन। मतलब प्रॉब्लम है ये अच्छा रहता है जो एक्सरसाइजिंग पर्सन है, जिसने कभी कुछ, उसका पेट सही है, उसका एटीट्यूड सही है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मार्च में हुआ था, 1 साल बाद और 6 महीने बाद ही वाज ओके। बल्कि उसमें तो एक तरीके से आप ये मानिए पेशाब की नलकी भी कट जाती है, उसको जोड़ते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। जो बंदा हैवी वेट है, जो पहले से कभी एक्सरसाइज नहीं करा, जिसके घुटने दर्द कर रहे हैं, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो इस सर्जरी को एक्सेप्ट कर देंगे? सेम वे वो तो मेल्स में होगा, फीमेल्स में अगर आपके पैर सही हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मस्कुलर एबिलिटी अच्छी है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो कम से कम आपकी पेन टॉलरेंस बढ़ जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए पॉजिटिवली सोच पाएंगे और 100% आप उससे बहुत अच्छे से फाइट कर पाएंगे। कुछ लोग लगते बड़े स्मार्ट हैं, दे आर टॉल हैंडसम लेडीज, कभी आप उनसे पूछिए आपने एक्सरसाइज करी है तो दे विल से नो। और एक तरफ एक बंदा है, चाहे वो स्किन कैसा भी है, धूप में मेहनत करके आ रही है कुछ, अगर वो एक्सरसाइजिंग है वो उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस कर पाए, यू लुक मोर बेटर आफ्टर गेटिंग। अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम फेस होगी, दिस गोज फॉर एवरी डिजीज, ऐसा नहीं कि एक ही है। जो नॉर्मल हमारे कॉजेज है उसके लिए भी यही चलता है। फिर बाकी ये है कि एक्सरसाइज, वेट लॉस, डाइट मॉडिफिकेशंस। अब आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग उसमें नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी यंग लेडीज है, किसी के डॉटर इन लॉ या डॉटर्स हैं, मोर यू ब्रेस्ट फीड, मोर यू ब्रेस्ट फीड, मोर इट इज गुड। एक कम से कम 1 से 2 साल तक करवाइए, ये नहीं कि ट्रेन लगाए रखे कि 4 साल करवा लिया तो अब नहीं होगा। जो इनिशियल एक होता है हमने बिल्कुल नहीं करवाया, एक करवाया तो हमने 1 साल तो कम से कम करवाइए, 1 से 2 साल। 2 साल इज अ चॉइस, लेकिन मिनिमम 1 ईयर तो आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड अगर करवा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है कि अपना ब्रेस्ट रेगुलर इट हेल्प। और इसके अलावा ये है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में आता है नानी मौसी बहने, ये वाला रिलेशन, नॉट इन लॉज का। इन लॉज का रिलेशनशिप नहीं आएगा, ब्लड रिलेशंस बिल्कुल डायरेक्ट। अगर किसी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो बेटर कॉन्टैक्ट पर्सन। जैसे किसी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि एक फॉरेन एक्ट्रेस है एंजेलिना जॉली, उनकी मदर को हुआ, उनकी बहनों को हुआ, उनको नहीं था उस टाइम पे, उन्होंने कुछ नहीं लिया, लेकिन उनको ये बता दिया गया था कि जेनेटिक वर्कअप करके कि आपके चांसेस भी बहुत अच्छे हैं होने के, ऐसा नहीं है कि आप बच पाएंगे। हाँ कब होगा देख काट से, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैक्सिमम पता चलता है 70-80% चांस है तो आदमी को लग जाता है कभी ना कभी हम फेस करेंगे, काय उस प्रॉब्लम को डेवलप करने। तो वो तो एज एन एक्ट्रेस उन्होंने प्रोफाइल एक्टिकली उनको जो एडवाइस किया गया होगा, ये नहीं कि सब ब्रेस्ट निकलवाने चलते, कोई यूट्रस तो है नहीं कि ब्लीडिंग हो रही है तो निकलवा दिया, नहीं होगा बीमारी, इट इज अ ऑर्गन, बहुत ही प्राइम ऑर्गन होता है फीमेल्स का, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए सिर्फ एक जेनेटिक वर्कअप होता है, वो आपके एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही एडवाइस करते हैं कि आप अपना ये जेनेटिक वर्कअप करवाइए, बिकॉज ये टॉक का पार्ट नहीं, यहाँ पर जैसे मैम नहीं करते हमारे और सिस्टर्स को। हाँ जी, तो हमें तो मैमोग्राफी का ही एडवाइस नहीं, मैमोग्राफी नहीं, वो तो आप अपना ऐसे करवा सकते ना, हर्टिंग न्यू जीन स्टेटस होता है, ER-PR स्टेटस होता है, ये सब। लेकिन ये आपको हम ऐसे टॉक्स में नहीं बता सकते, इसके लिए फिर आपको एडवाइस का जरूरत है कि आप जाके डॉक्टर से मिलिए। दिस इज द प्लेस वी आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग इन दिस, मतलब I get it, you know, because we get it done every year. हाँ, yearly आप इसे मैमोग्राफी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो सिर्फ एक चांस बताता है कि आपका चांस है कि नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप कोई डिफरेंस महसूस करते हैं या कोई दर्द या कोई लंप महसूस करते हैं तो तुरंत, अदरवाइज ईयरली। मतलब वो एक पार्ट है, जैसे इंडिया में
और फॉरेन कंट्रीज में डिफरेंस ये है कि हर चीज इंश्योर्ड है, लेकिन हमारी कंट्री बुरी नहीं है, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है। डॉक्टर हर स्टेप पे आपको अपने पास बुलाने को तैयार है कि आप कमरे में आइए और हमसे बात करें, ठीक है। उस एंड से भी है। जितनी हम डॉक्टर से अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि वहां नहीं होता। ये तो मैंने आपको एक पार्ट बताया कि वो तो बहुत ही अच्छी और वेल रिनॉन्ड पर्सन है, तो वो जाएंगी तो वो अच्छी बातें शेयर करते हैं। लेकिन कॉमन ग्राउंड्स पे ये होता है कि अगर आपको है तो आप एक बार जाके किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। उन्हें भी लगेगा, अगर आपको डॉक्टर ओवर एडवाइस करे कि आप जेनेटिक्स करवा लीजिए, तो इंडिया में मेंटालिटी क्या है कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसने तो सीधे जेनेटिक्स कर लिया, इससे पैसा बना रहे हैं, वॉट एवर इज है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, जैसे आपको एक अवेयरनेस हुई, तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कॉस्ट। जैसे रेगुलर टेस्ट है वैसे ही होते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं कि हम उस कैटेगरी में फिट आते हैं कि नहीं आते, कितना आपका वो है कि सब लाइन से चले आ रहे हैं नहीं। अब जैसे इनको है, ये इनकी सिस्टर इन लॉ माइंड कि शी इज नॉट डायरेक्टली पहुंचा दे कि आपको जरूरत है इस चीज, अच्छा आप रेगुलर रह सकते हैं। उसके बियॉन्ड हम लोग की तो वही है कि एग्जामिनेशन, मतलब आई विल सजेस्ट यू कि मैं आपको एक बार बताऊंगी कि कैसे कैसे करना चाहिए। एक अब सबको पता होगा हमारी ब्रेस्ट दिखती कैसी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये आदमी को इतने जिंदगी में पता लग जाता है कि इसका दोनों ब्रेस्ट बराबर नहीं, दोनों ब्रेस्ट बराबर नहीं होती है। एक हो सकती अपनी फील है कि किसी को राइट बड़ा लगेगा, किसी को लेफ्ट बड़ा लगेगा, थोड़ा सा फीडिंग वगैरह का स्टेटस है। एक बार आप नॉर्मल अपना देखना सीख जाइए, नॉर्मल देखिए। बीमारी तो भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन फिर अगर आपको कुछ एबनॉर्मल फील होता है तो फिर गो एंड टॉक, स्कैन में पता लग जाता है। और 90% ब्रेस्ट में जो गांठें होती है वो कैंसर की नहीं होती, 90%। लेकिन जो 10% है, अगर हम उन 90% को इग्नोर करेंगे तो माइट भी उसमें से कोई कन्वर्ट हो जाए, अगर आपने टाइमली उसको आइडेंटिफाई नहीं करा। और जो वो 10% है वो आप मिस ही कर देंगे, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर वन थिंग, सेल्फ, देन इज क्लिनिकल। सेल्फ, क्लिनिकल, इन दो में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। कोई आपको सुई नहीं लगेगी, कोई आपको कुछ नहीं लगेगा, आपने करवा लिया, डॉक्टर ने, आप टेंशन में घुसेंगे। जब डॉक्टर हमने आपको सिर्फ 2 मिनट दिया और आप सीधे you're of the clinic and you will be smiling कि मुझे कुछ नहीं है। क्योंकि आजकल हर दूसरे, आजकल अवेयरनेस है, गूगल है, हर आदमी फोन पे मैसेज करके बता देता है उस दादी को या उस मौसी को इस एज में ये हो गया। पहले पता ही नहीं चलता था कि इसको क्या है, कोई चला गया। तो बस ये है कि इस एज ग्रुप का तो इतना अफेक्शन नहीं है। अगर आप इस एज ग्रुप में तो जस्ट एक सेल्फ और एक क्लिनिकल जो आप कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी कॉस्ट। अगर आप बहुत ज्यादा है तो अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी, ये 4 चीजें आपके लिए बेस्ट है। क्लिनिकल है तो आप जाके डिस्कस कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, बियॉन्ड दैट किसी को क्लोज है वो डिस्कस करना थोड़ा डीमोटिवेटिंग लगता है इस टाइम। एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस थोड़ी करिए, लेकिन करिए। वाटर इनटेक, एक्सरसाइज और घर के रूटीन में ये सबके लिए है कि मसाले और तेल का कम से कम प्रयोग। 1 चम्मच तेल में भी अच्छा खाना बनता है और 1 चमचे तेल में भी अच्छा खाना बनता है। इट इज योर चॉइस बिकॉज यू आर द प्राइम मेंबर हाउस होल्ड किचन। क्योंकि हम खाते तो इतना सा है। इफ यू सी सम लेडी आई ऑलवेज एडवाइज देम, आंटी आप ना थोड़ा कम, हम तो बस इतना सा पराठा खाते हैं, इतना सा और इतनी चौड़ी इतनी मोटी। हमने कहा आंटी प्लीज ना थोड़ा सा कम। तो दैट जो हर आदमी के लिए ना कि 1 चम्मच और 1 चमचा उसके लिए कम है, बट 1 चम्मच तो दे विल सी कि इसमें तो खाना अच्छा बन। जस्ट मेक इट अ हैबिट। अगर आप साल भर भी इतनी सी बात से आपने इतना चेंज आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। मेल्स, और सेकंड थिंग, ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट एट ऑल कन्फाइंड टू फीमेल, इट इज अ मेल प्रॉब्लम टू। और मेल्स में ज्यादा खतरनाक है, फीमेल्स में तो फिर भी पता चल जाता है, मेल्स में अगर पता चलता है तो बहुत एग्रेसिव होता है। जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि ब्रेस्ट फील तो नहीं होती है मेल्स में, लेकिन ये जो नॉर्मल टिश्यूज है ये सब मेल्स में भी होते हैं। अगर आप लोग के हस्बैंड्स हैं, बच्चे हैं, कुछ है, तो सबको मेल्स में भी उतना ही जरूरी है। एंड हमने देखा है इसको। सबसे अच्छी बात ब्रेस्ट कैंसर की, जितनी जल्दी पता चल जाए उतना अच्छा सर्वाइवल है। प्रिवेंट कर लीजिए। स्टेज 1 में अपना कीमो, रेडियो, जो भी ट्रीटमेंट होता है, सर्जरीज अच्छी हो जाती हैं, काफी रिकवरी होती है। उसके साथ साथ आप फिर अपना एक रूटीन नेचुरली फॉलो करिए। आप लोग
जो भी कोई किसी की अपनी नॉलेज फॉरवर्ड करे तो दे विल हेल्प यू आउट। मतलब आप लोग, ये मैसेज बहुत इजी मैसेज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको आगे कन्वे भी कर सकते हैं किसी को भी अपने घर में, या कोई आपसे बात कर इंटेलेक्चुअली। बातें बताने का पर्पस होता है कि अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो ये बात आपको भी अब पता लगे। अब दो लेडीज बैठी हैं, कम से कम आप इंटेलिजेंट बात करेंगे ना, कोई हवा में बात नहीं करेंगे कि हमें ये चीजें पता है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक अपने आप एक क्लिनिकल, 20 साल से ऊपर हर बच्चे को, लेडीज को जब समझ में आ जाए, पहले आप हर महीने अपनी ब्रेस्ट देखते रहिए, फील करते रहिए, महीने में एक बार। फिर जब आपको 1 साल हो जाए, फिर उसके बाद आप एक बार क्लिनिक पे जाके अपना चेक करवाइए कि आपका ये टेस्ट होगा कि आपको डॉक्टर ने बता दिया बढ़िया आप कर रहे हो, सही देख रहे हो, आपने जो देखा मैम मुझे ऐसा ऐसा लगता है, मैं ऐसा ऐसा फील करती हूँ, सही है, उन्होंने कह दिया सही। उसके बाद अगर आप 40 ईयर से अबव है तो अपनी मैमोग्राफी ईयरली बेसिस पे करवाइए, साल में एक बार टाइम निकाल। मैमोग्राफी हो गई, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम आएगी तो आपको जल्दी पता चल जाएगी और फिर इसको ट्रीट किया जाएगा। व्हाइट टॉप की प्रॉब्लम है, फिर तो उसका जो ट्रीटमेंट है भाई 4 चीजें होती हैं। उससे पहले आप इनका रोल प्ले, फिर हम यही कहेंगे एनी हार्म आई केम हियर, मैं जाती नहीं बहुत बार कि दिस इज अ नाइस प्लेस, मुझे भी अच्छा लगता है, इट गिव्स यू एनर्जी, आपको अच्छा लगेगा। पर प्रिवेंशन में चाहे घर में करिए, किसी से सीख के करिए, ऑनलाइन करिए, डाइट मॉडिफिकेशन। आयुर्वेदिक आई डोंट फॉलो टू, ये मेरा अपना पर्सनल, आई डोंट नो कि क्या होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़े दिन के लिए बहुत अच्छी होती है, यू कैन टेक इट फॉर सम टाइम, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। ये एक गोल्डन वर्ड है, हैबिट मत बनाइए इसमें। और चाहे कुछ भी हो, डोंट, एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें भी, आप उनसे टाइमली दिखाइए, बात करिए। कुछ लोग होते हैं हम तो इतने टाइम से आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, आयुर्वेदिक शुड नॉट बी फॉलो। मैम मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि शी डोंट टोटली से कि मैं ठीक कर दूं, आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपकी बीमारी गायब कर दूंगी। थर्ड स्टेज में पीपल से, हम मामा गांव में घूम के आए थे, उस फूल के पत्ते खाए थे, वो फूल का रस निकाल के पिया था, इट डजंट मेक, वो सिर्फ एक तरीके से नेचुरोपैथी है। लेट स्टेज में आपकी बीमारी नहीं ठीक होगी, आप बस उस माहौल में अपने आप को कट डाउन कर लेते हैं। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप कि उसकी वजह से कुछ ठीक हो रहा है। आई सीन पीपल वो सिर्फ एक माहौल चेंज कर, किसी के घर में वो माहौल नहीं होता, लोग कह देते हैं उस पहाड़ पे चले जाओ, वहां पे गुरु जी है, बिकॉज आप डिनाइल में कब तक रह सकते। तो बस इट इज ऑल व्हाट मेक्स द डिफरेंस, बस। बाकी कंद पत्ते कभी ठीक नहीं करते, जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट है, बस वो आपको अंदर से भुला देते हैं चीजों को कि हम उस फेज में जा रहे हैं, बस। तो बाकी तो इतना ही कहने के लिए है, बस ये कि आप आपस में बात करें तो डोंट पुट फॉरवर्ड अ नेगेटिव मैसेज, अपना एक पॉजिटिव रहिए कि कोई आपसे कुछ पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती है। बाकी डॉक्टर्स के एंड से तो जैसा जैसा मैम ने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम हमेशा ही सुनते हैं कि हमेशा ही पहले से जान जाएं। तो हमारी जो नेचुरोपैथी है इसमें एंशियंट जो फिलोसफी है उसमें फास्टिंग थेरेपी को बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। कि मतलब ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप लॉन्ग आवर्स फास्टिंग करते हैं, जो पहले के समय पे कराए जाते थे, तो हमारी जो सेल्स हैं वो फैगोसाइटिक नेचर पे चली जाती हैं और अपने आप को इनगल्फ कर लेती हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम लॉन्ग आवर्स फास्टिंग करें। ये जो मंचिंग है ना, ये हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रही है। इधर से आए चख लिया, नहीं खाना है फिर भी चख लिया, तो आप अपने सिस्टम को इरिटेट कर रहे हो पूरी तरह। तो रेस्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रेस्ट देना। इसीलिए हमें प्रार्थना करके खाने का रिवाज था कि हम चखे ना, मोबाइल के साथ भी खा रहे हैं, नैपकिन में तो भी खा ले रहे हैं, मतलब एनर्जी जगह जगह है और हम पूरे दिन मंचिंग कर रहे हैं। तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट पे नहीं डाल रहे। जब एक उधर स्लोगन लिखा हुआ है कि जब हम डाइजेस्टिव फायर हर वक्त होती है हमारी बॉडी में, है ना, स्टमक में। जब हम फूड डालते हैं तो वो फूड को हजम करती है, जब हम फूड नहीं डालते हैं तो वो दोषों को बचाती है। मतलब जब वो खाली है और डाइजेस्टिव फायर को आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो वो जितने टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हैं उनको बचाएगी। और 95% प्रॉब्लम गट हेल्थ से वहीं से शुरू होती है। ओरिजिन और रूट आपका वही है। तो पहला आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग पे, लॉन्ग आवर्स फास्टिंग पे जाना पड़ेगा। जो अपने पुराने रिचुअल्स थे, एकादशी का फास्ट है, 15 दिन का फास्ट है, हफ्ते में 1 दिन का फास्ट है,
वो आपको करना ही पड़ेगा। रात में 12 आवर्स की मिनिमम फास्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी। कर्क्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसको देखा गया जो टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। तो जब आप स्वस्थ हैं तभी थोड़ा थोड़ा हल्दी का इस्तेमाल करें, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें, गोल्डन वाटर का इस्तेमाल करें। देन कोकोनट वाटर अपने लिए अच्छा है, उसमें फास्ट रहें। तो जनरली मैं जब फास्ट बताती हूँ, या अभी जैसे हम लोग वाटर फास्टिंग पे आने वाले हैं और बहुत सारे लोग हमसे कनेक्ट हैं बाहर के भी जो पानी पे जाएंगे, और हम उसको साइंटिफिकली धीरे धीरे ले जा रहे हैं। मतलब आज से ही मैं फूड नहीं छू रही हूँ, और कल मैं फिर फूड खाऊंगी तो परसों मैं जूसेस पी रहूंगी, मैं सॉलिड भी फाइबर भी बंद करूंगी, तब मैं धीरे धीरे जा पाऊंगी। अगर आप सोचो कि आज आपने बढ़िया 56 भोग खाया है और कल आप कहे हम पानी पे रह लेंगे, तो नॉट पॉसिबल। आपको बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपका बॉडी का सारा टॉक्सिन्स निकलेगा, एक्यूमुलेटेड फैट निकलेगा, मन शांत होगा, और फिर आप धीरे धीरे अच्छी फिर मैं ले जाती हूँ हलवा चीनी पूरी चना भी खिलाती हूँ 9th डे से। ये ऐसी है कि मैं भी आयुर्वेदा बहुत प्रमोट नहीं करती, ना मुझे आता है। टाइम बीइंग आप एलोपैथी मैनेजमेंट, आप आयुर्वेदा मैनेजमेंट, आप होम्योपैथी मैनेजमेंट इन पैरेलल टू नेचुरोपैथी कर सकते हैं। पर नेचुरोपैथी इज बेस्ट, क्योंकि आप होल लाइफ करिए। अगर मैं बताती हूँ कि एक्यूमुलेशन है पेट में और तब में बैठ जाओ, आप जिंदगी भर बैठो। अगर हाई बीपी है और मैं कहती हूँ कि अगर आपका पैर बकेट में डाले गर्म पानी में, इमीडिएट हम डाउन करके दिखाएंगे, आप हमेशा डाल के करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप, जैसे नाम ने बताया कि आप क्रॉनिक लेवल के ऊपर जा रहे हो, 150/100 हो रहा है और फिर भी आप मेडिकेशन नहीं कर रहे हो, तो ये आपका गलती है। तो प्रिवेंशन मतलब पहले से आप जाने, अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप के पास रहें। कोई डॉक्टर नहीं बता पाएगा कि आपको क्या हो रहा है। ये तभी है जब शिद्दत से आप अपने साथ समय बिताएंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप के साथ समय बिताएंगे। कितने लोगों ने देखा ही नहीं होता है अपने आप को। मन से देखना तो दूर की बात है, फिजिकली नहीं देखना होता है। चेहरे के ऊपर हम जाते ही नहीं, हम अच्छे से बाथिंग नहीं करते, नहाते नहीं, तो मेडिटेशन तो दूर की बात है। वो तो फिर आपको सीखना ही सीखना है कि आप अपनी सेल से कैसे बातें करें, आप अपने ऑडियंस से कैसे बातें करें। और बहुत बड़ा रोल आपके मन का होता है। मुझे ये कहने में बहुत दुख लग रहा है, हम अपनी सिस्टर लॉ को मेडिटेशन सिखाते रह गए, आंखें बंद करना सिखाते रह गए, पर एंजाइटी का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है आपको कैंसर है, लेकिन मैंने पीस ऑफ माइंड से उसको और अच्छा जीते देखा था। बट वो नहीं कर पाई, और उनको कुछ चीजों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रही। बहुत पास से मैंने देखा कि हर एक चीज को अप टू डेट करना है, उसके लिए एक इरिटेशन की लेवल था एक। ठीक है, तो वो आपको पता नहीं रहता, इंसान गुड दिखता है। इसी तरह एंगर इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, ये सब ट्रिगर करते हैं आपके कैंसर को। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। पहली बात तो प्रिवेंशन रखिए, दूसरी बात अवेयरनेस रखिए, तीसरी बात आपको फर्स्ट लेवल पे ही पता चल जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। हमारे माध्यम से, आप सबके माध्यम से, मोनिका मैडम के माध्यम से अगर ये बात बहुत सारी लेडीज तक हम पहुंचा सके, तो इससे बेहतर उनको श्रद्धांजलि शायद कुछ भी नहीं होगी। और हमारा जो यूथ है, जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, आ रही हैं, वो जितना नेचर के पास रह सके और अवेयर रह सके। अवेयरनेस ये नहीं है कि हम मेडिकेशन पे चले जाएं, हम टेस्टिंग पे चले जाएं। अवेयरनेस अपने आप के लिए है, और जितना आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, आप किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम से वापस आने में उतने ही हेल्दी होते हैं। तनिमा दी आप बैठी हैं, हर वक्त एक्सरसाइज करती हैं, तो नी ट्रांसप्लांट भले ही कराना पड़ा, बट स्टिल वो बहुत अच्छा महसूस कर रही। ठीक है, तो वो इसीलिए सक्सेस होता है। और अगेन नेचुरोपैथी जब बॉडी का नेचर ही नहीं रहा, तो नेचुरोपैथी क्या करेगी? नहीं करेगी थर्ड और फोर्थ स्टेज में। समझ रहे हैं? जब तक बॉडी को नेचुरल कंडीशन में आप रखेंगे, नेचुरोपैथी अद्भुत है, मिरेकल करती है। बट आप तब आते हैं हमारे पास जब इतनी मोटी पीजीआई की फाइल लेके आते हैं, तो उस पर मैं बिल्कुल गारंटी नहीं देती। आप साथ में लेके चलिए, तो फिर भी आप अपने आप को, जो पैनिक कंडीशन थी, तो मोनादी के केस में मैंने मड पैक भी दिया, मैंने एनिमास भी दिए, मैंने मेडिटेशन भी कराया, एक्यूप्रेशर भी किया, बहुत हद तक लगे रहे। इवन लास्ट डेज में भी जब उनका पेट फूला हुआ था, तो हमने हॉट एंड कोल्ड फॉर्मुलेशन, कोई मेडिसिन काम नहीं होगी, तो हम पेशेंट को एक पीसफुल डेथ और रिलैक्सेशन तो दे पाए, जो उस समय ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूं उनके लिए। तो अगर आपको ऐसा आता है, और मैं नैपकैम फाउंडेशन से, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, पैलिएटिव केयर पे हम लोग काम करते हैं, तो उस दिशा में भी मेरा मतलब वर्क रहता है कि बीइंग अ नेचुरोपैथ हम क्या हेल्प कर सकते हैं उसकी। नेचुरोपैथी कितना हेल्प कर सकती है, मतलब हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, स्पेस थेरेपी, कलर थेरेपी कितनी हेल्प कर सकती है। हर लेडी को अपनी बॉडी के लिए सेल्फिश होना चाहिए। पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। हस्बैंड बच्चे सब सेकेंडरी हैं, पहले अपने आप से प्यार करिए। अपने आप सही रहेंगी तो सब सही है। नेवर गेट इट कि दूसरों के लिए टेंशन पालना है। अगर किसी लेवल पे दिमाग क्रॉनिक सोच रहा है ना,
तो पहले सोचिए मैं अपने आप से प्यार करूं, मैं ज्यादा जरूरी, क्योंकि कोई नहीं करने आता है, पहले अपने आप से प्यार करें। बस ये रूल अगर किसी को और अपने आप से कैसे प्यार करेंगे, जैसे मैम बता रही कि थोड़ा सीखिए, अगर नहीं आता है कोई, हर कोई इतना वो नहीं है कि उसको समझ आ जाता है, गूगल देखिए या कुछ देखिए, तो किसी एक्सपर्ट से आके मिलिए, बात करिए, उसको रूटीन बनाइए, लेकिन अपने लिए आधा एक घंटा जरूर निकालिए। इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, डेफिनेटली। और जब कभी टेंशन हो तो सोचिए मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं क्यों इतना किस, पहले मैं ठीक रहूंगी तभी तो दूसरों के लिए सोचेंगे। मोनिका मैम 5 मिनट्स और हैं हमारे सेशन को, तो जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आई थिंक आप लोग बहुत जगहों से जुड़े हुए हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो मोनिका मैम से तो आप पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और हैंड रेस करके पूछें। वैसे तो बहुत ही इजी तरीके से मोनिका मैम ने A to Z सब बताया है, और जितना हो सका मैंने बताया है। बाकी ये इंडिविजुअल होता है, आप जानते हैं, आपका बॉडी अलग है। एक बार बता देते हैं किसी पे भी ना, इट विल बी इजियर, कोई भी एक बंदा आ जाए, ये रिकॉर्डिंग करे, कोई भी आ जाए, आ जाए आप आइए। अभी तो कुछ नहीं, अभी आप ऐसे ही, बस यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि एक्सपोज्ड है। आप खड़े हुई, आप नॉर्मली खड़ी हैं, मिरर के सामने खड़ी हैं, आपने दुपट्टा बस हटा लिया, पहले अपना नॉर्मल हाथ ऐसे करके देखना, शीशे के सामने से देखना है। डॉक्टर शिफा, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं जो ये मैम करा रही हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा। हाँ, यस यस। आपने पोजीशन देख ली, हाथ थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ डेविएटेड होता है, कितना फैट है, कितना ऑब्जर्वेशन है, स्किन देख ली ऊपर से कैसी है जो दिख रही है, जैसे आप अपना फेस देखते हैं कि कोई निशान तो नहीं है, मेरी कोई डार्क सर्कल्स तो नहीं हो रहे हैं, नॉर्मली ऐसे देखते हैं अच्छा ये यहाँ पे कुछ नया कुछ लग रहा है। सेम वे आपको ब्रेस्ट देखनी है, ओवरऑल पूरा इतना हिस्सा इतना हिस्सा। फिर उसके बाद निप्पल जरूर देखना है, निप्पल के अराउंड वाला एरिया देखना है। अभी हम छू नहीं रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं, आपने देख लिया। फिर एक और चीज होती है, थोड़ा सा यहाँ पे कमर पे, हिप्स पे हाथ रखिए, वो वाला हाथ भी रखिए, थोड़ा मसल टाइट होती है। एक बार इस पोजीशन में देखिए कि थोड़ा टाइट, जब फ्लेक्स हल्का सा ये टाइट हो गया, खींचिए, ब्रेस्ट थोड़ी जो फीडिंग की वजह से और थोड़ा लूजनेस आ जाती है तो थोड़ी टाइट हो जाएगी, मसल्स पकड़ लेंगी। फिर देख लीजिए एक बार कि कैसा लग रहा है, एक बार नॉर्मल पोजीशन में, एक बार हाथ पीछे कर, यहाँ भी देखिए ये वाला एरिया है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे नॉर्मल इस वाले पोर्शन को जो देख सकता है, पूरा देख लिया। अब देखने के बाद मिरर का काम खत्म हो गया, आप इसको देखते रहिए हर महीने, जैसे मैंने कहा महीने की एक डेट फिक्स कर लीजिए। जिनको पीरियड्स आते हैं वो लेडीज पीरियड के नेक्स्ट पीरियड के बाद महसूस कर, ठीक है, क्योंकि पीरियड जब आने वाला होता है तो ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस पेन रहता है, उस टाइम पे ना फील करके, ब्रेस्ट उस टाइम पे थोड़ी हैवी रहती है। फिर आप जब हाथ सीधा कर लीजिए, आप सीधे हो गए थोड़ा सा। अब आप इस हाथ से इस साइड को फील करेंगे और उस हाथ से इस साइड को फील करेंगे, लूज छोड़, मतलब आप हाथ छोड़। जब आप फील करना शुरू करेंगे, पहले हल्का इनसे आप बस इनको, जैसे ये पोर्शन आप या तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे, ये नहीं आना चाहिए, उंगलियां नहीं आनी, पहले निप्पल वाले एरिया को हल्के हाथ से निप्पल वाला एरिया फील करा। फिर निप्पल के चारों, दबाइए ना बस हल्का सा, पहले हल्का चारों तरफ, एक ही हो गया। फिर बाहर थोड़ा सा आ जाइए, आप हाथ बहुत टाइट रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, अब हल्का हल्का प्रेस करके चलाती जाइए। मतलब आपको सेंटर से धीरे धीरे बाहर आना है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं करेंगी तब पता चलेगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आप पूरे ब्रेस्ट के एरिया को आप सेंटर से बाहर आते जाते हैं। एक बार में कोई नहीं कर पाता, एक बार में तो आप सिर्फ फील कर पाएंगे, फिर थोड़ा सा बाहर चलेगा, बिल्कुल बाहर की तरफ चलेगा, और एक बार अपना हाथ ढीला करके यहाँ भी फील कर लिया, यहाँ पे हमें कोई गांठ तो नहीं महसूस हुई, ठीक है, नॉर्मल। बस सेम वे इस हाथ से करना है, आपको सिर्फ सेंटर से
ऐसे करते हुए बाहर की तरफ जाना, जैसे ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए। पहले हल्का प्रेशर रखिए, फिर थोड़ा दबा के कर लीजिए। हल्के से ऊपर ऊपर का पता चलता है, थोड़ा डीप से डीप का पता चलता है। सेम वे जैसे आप अंदर से बाहर आते, पकड़ना नहीं है, यहाँ मुझे फील हो रहा है, ये मुझे लंबा है, ऐसे नहीं, वो पता चल जाएगा। कहीं आपको कुछ एबनॉर्मल फील हो, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, कॉन्टैक्ट सम एक्सपर्ट पर्सन। और यहाँ पर इस जगह गांठी होती है, बहुत बार आदमी को नहीं होता, तो हल्का सा हाथ उठा के अपना ऐसे ऐसे फील कर सकते। इसके लिए कोई मूवेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए आप ना एक वो करवा, मतलब मैंने बताया ना, किसी को अगर कुछ एबनॉर्मलिटी फील हो रही है, हाँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये खत्म होने वाला है सेशन, होने वाला है, 1 सेकंड ही बचा है। इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करना, जिससे उनको अवेयरनेस आए कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक इंफॉर्मेटिव सेशन था, इससे अच्छा नहीं कर सकते हम सब, पर ये कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. So nice of you. Thank you so much, ma'am.